हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यानी देखिए, अभी आपकी निंदा जो कर रहे हैं, लेकिन जब आप अच्छी डिग्री लेकर आएंगे, अच्छे जॉब लेकर आएंगे, तो जो आपकी निंदा करते हैं ना, उनकी विचार बदल जाएगी, फिर आपकी निंदा नहीं करेंगे। क्या माने? शिकायत, आपके बारे में गलत गलत बोलना, ये निंदा होती है। ठीक है। जैसे देखिए, हर जगह का अपना अपना महत्व होता है। पानी में अगर मक्खी गिर जाए, क्या करेंगे? चाय में एक मक्खी गिर जाए, लेकिन घी में मक्खी गिर जाए तो नहीं फेंक देते हैं, तब मक्खी को फेंक देते हैं, घी को रख लेते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम चाय के बराबर ना रहें, पानी के बराबर ना रहें, घी के बराबर हो जाएं। समझ रहा है ना? जब घी के बराबर होंगे तो कोई हमें फेंकेगा नहीं, फेंकेगा। इसलिए अपने आप को कैसा बनना है? चलिए मेरे से, तो क्लास 9th का आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लघुतरीय, यानी कि चैप्टर नंबर क्या है? 2 है। नाम है पदार्थों का। अच्छा ठीक है, इतना तो आप जान ही गए हैं। अरे भैया, हाँ। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। आपके पास बहुत सारे पदार्थ हैं, उनमें से कौन तत्व हैं, कौन यौगिक हैं और कौन मिश्रण है, इनके बारे में थोड़ा सा बताना है। उदाहरण सबसे पहला देखिए, जस्ता क्या है बताइए? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है? तो जस्ता एक प्रकार का तत्व है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु, जिंक जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जस्ता क्या है? एक। अब समुद्र का जल कैसा होगा? मिश्रण। जल अगर सीधे कह देता तब यौगिक, लेकिन यहां कह रहा समुद्र का जल। तो समुद्र के जल में तो बहुत सारे रहते हैं। जल में मिट्टी भी रहेंगे, बालू भी होंगे, सिप मोती भी रहेंगे, नहीं रहेंगे? तो सब बहुत सारा चीज रहता है, तो इसलिए वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप लोग कहते हैं सोडा, खाने वाला सोडा, वो कौन सा है? यौगिक है, क्योंकि रासायनिक विधि द्वारा बनता है, तो वह एक प्रकार का क्या हो गया? चलिए, मिट्टी, ये क्या है? मिश्रण है। मिट्टी में कई तरह के रहते हैं ना, बालू, पत्थर, घास, नहीं, सब कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। साबुन मिश्रण है। साबुन क्या है? चलिए, कोयला क्या एक प्रकार का मिश्रण है। इसी तरह से कागज यौगिक है, रासायनिक विधि द्वारा बनता है, नहीं? एल्कोहल यौगिक, ग्रेफाइट तत्व है। ग्रेफाइट क्या? तो बस आपको ये छांटना है। तत्व आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, तत्व तीर दे देंगे, जस्ता, ग्रेफाइट, हो गया। आप लिखेंगे यौगिक, तो यौगिक में क्या क्या हो गया? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कागज, हो गया। चलिए ऐसे करके, किसी को दिक्कत है यहां तक? तो क्वेश्चन 1 समझ गए सब लोग? चलते हैं 2। निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की पहचान। पीछे दिन हम लोग पढ़े थे ना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थ के गुण नहीं बदले, रंग अवस्था बदले, तो वो कौन परिवर्तन? आज जिसमें पदार्थ के गुण बदल जाए, वो रासायनिक परिवर्तन। तो पहला बताएंगे आप लोग, बच्चे का विकास। एक बच्चा बढ़ रहा है, क्या? अब हमारी विनीता इतनी वो थी, बढ़ के अब इतनी बड़ी हो गई है, तो ये कौन परिवर्तन है? नहीं, रासायनिक है। ये भौतिक परिवर्तन है। इसकी लंबाई बढ़ी है, गुणमा तो वही है। एक को मुंह देख रहे हैं, आंख दुइयों को देख रहे हैं, तब से ही, क्या है कि नहीं? ये कौन परिवर्तन हुआ? ठीक है ना? बच्चे का विकास कौन परिवर्तन? दूध का जा, घी होगा, घी, घी, दूध का दही है यहाँ पर। चलिए, तो दही, चलिए जो भी है ना, दही रखी ना, दही बनना। तो दूध से दही बन गया, गुण बदल गया। हाँ, तब रासायनिक परिवर्तन, गुण बदल गया। कहाँ रासायनिक परिवर्तन बोले? रासायनिक ना होगा, कहाँ दिमाग है भाई? चलिए आगे।
जा, मोम होगा, गलती हो गया, मोम। मोम का पिघलना कौन परिवर्तन? मोम का पिघलना कौन? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। लकड़ी का जलना, जल गया, कौन परिवर्तन? रासायनिक। जल गया तो उसका गुणमा बदल गया, तो रासायनिक परिवर्तन। अब समझ में आ रही बात ना? तो आप यहां पर लिखेंगे ऐसे, बच्चे का विकास भौतिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना रासायनिक, मोम का पिघलना भौतिक, लकड़ी का जलना। चलिए, इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। आपसे कह रहा तथ्य और यौगिक में कोई दो अंतर बताइए। तो तथ्य यौगिक हम दोनों का परिभाषा पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो कौन कौन अंतर होगा बताइए। चलिए, तो लिखेंगे तथ्य और यौगिक में निम्न अंतर है। क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर 1, तथ्य एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी होती है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बनी होती है। हो गया। तथ्य एक ही प्रकार के परमाणु से, यौगिक दो या दो से। किसी को दिक्कत? चलिए, अब दूसरा यौगिक नहीं, पहले तथ्य में। तथ्य ना तो इसे तोड़ा जा सकता है और ना बनाया जा सकता है। यौगिक को रासायनिक विधि से तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। दो अंतर हो गया। तीसरा, तथ्य का, एक और लिख लीजिए, तथ्य का सूक्ष्म कण परमाणु और यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। किसी को दिक्कत? समझ गए? फिर समझते हैं। तथ्य एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। चलिए, दूसरा, तथ्य को न तोड़ा जा सकता है और नहीं, यौगिक को तोड़ा भी जा सकता है और। हो गया। तथ्य का सूक्ष्म कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्म कण। किसी को दिक्कत? हो गया क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। मिश्रण के दो गुण। हो गया। तो मिश्रण का पहला गुण, या दो या दो से अधिक पदार्थ, यही अभी जो लिखे हैं यहाँ पर, तो उसी में अब थोड़ा सा चेंज करना है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग और असमांग यानी विसमांग दोनों होते हैं। समांग और विसमांग दोनों मिश्रण होते हैं। कहेगा नहीं समझे सर? तो देखिए, चीनी और हम लोग पानी का घोल कर देंगे तो समांग हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए चीनी और नमक मिला दीजिएगा, तो वो कोई जरूरी है कि सब जगह एक रंग का मिलल होगा? अलग अलग होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विसमांग कहेंगे। नहीं, तो समांग और विसमांग दोनों, मिश्रण समांग और विसमांग दोनों होते हैं। दूसरा, मिश्रण बनाने के लिए कोई रासायनिक विधि की जरूरत, साधारण विधि से भी बनाया जा सकता, साधारण विधि से भी बनाया। किसी को दिक्कत? चलिए, और भी लिख सकते हैं, जैसे मिश्रण में उनके अवयवी पदार्थों के गुण नहीं बदलते हैं, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको अलग किया जा सकता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? चलते हैं। विलय और विलायक में क्या अंतर है? देखिए, विलय और विलायक, तो विलय का मतलब होता है जो घुलता है, विलय का मतलब जैसे चीनी, नमक, किसी पदार्थ में अगर जो घुलने वाला है ना, तो घुलने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? विलय बोलेंगे। जो घुलने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलय बोलते हैं। अच्छा, विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घुलता है, जिसमें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारे पास शरबत है, शरबत है, तब बताइए उसमें विलय कौन है? चीनी है। विलायक कौन है? पानी है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास दूध में कोई थोड़ा सा शक्कर मिला दिया है, शक्कर माने मीठा, पूजा में नहीं प्रसाद बनता है, तो दूध में कोई मीठा मिला दिया है, तो उसमें विलय कौन है? चीनी या मीठा जो भी है। और विलायक कौन है? दूध है। कोई दिक्कत? तो ये सब समझ गया ना? तब विलय और विलायक में अंतर समझ गए कि घुलने वाले को विलय, घुलाने वाले को। आगे, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है? अगर आपसे कोई पूछे, ए बउआ तनी बताओ तो ऑक्सीजन तत्व है क्या, क्या बताओगे? बोलेंगे हाँ, ऑक्सीजन तत्व है। कैसे? क्योंकि वह एक ही प्रकार के परमाणु से बनी होती है, ना तो उसको तोड़ा जा सकता है और ना ही उसे। कोई दिक्कत? ना तो उसे हम तोड़ सकते हैं और ना ही बना सकते हैं।
और एक ही प्रकार के परमाणु से बनी होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तत्व। क्लियर? नेक्स्ट नंबर, किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रण का उल्लेख। अब आपसे कहा जा रहा है कि 4 ऐसे मिश्रण बताइए जिसका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कौन कौन मिश्रण? दूध हो गया आपका, स्याही हो गया, हवा हो गया, टिंचर आयोडीन हो गया, बारूद हो गया। नहीं, टिंचर आयोडीन नहीं समझते हैं? अरे वो ना घाव को साफ करने के लिए डॉक्टर लोग रखता है, नहीं देखो, ललका दवाई, लाल दवाई इसको कह सकते हैं। नहीं, वो सब क्या है? टिंचर आयोडीन है। वो हमारी दवाइयाँ जो है टिंचर, वो क्या करती है घाव को सफाई में, तो वो एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है, जो उपयोगी मिश्रण है। हो गया? कौन कौन उपयोगी मिश्रण में आ गया? दूध, स्याही, टिंचर आयोडीन, वायु। किसी को दिक्कत? आगे चलूं क्या? क्वेश्चन नंबर 8, जलीय विलयन और जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? हम लोग पढ़े थे ना पिछले दिन, जलीय तो जब जल में जब कोई पदार्थ मिला हुआ हो तो उसको जलीय विलयन कहेंगे। विलयन का मतलब तो समझ गए ना कि घुलल रहेगा, तो जलीय का मतलब हुआ जब जल में घुलल रहेगा तो जलीय विलयन। लेकिन अजलीय का क्या मतलब? जल के अलावे कोई दूसरा द्रव हो, जैसे दूध में अभी अभी हमने शक्कर घोर दिया तो वो क्या है? अजलीय हुआ। जैसे घी में हम लोग थोड़ा सा चीनी मिला दिए, कुछ मिला दिए मान लीजिए, तो कौन हो गया? अजलीय हो गया। समझ रहे ना? जब दूसरा चीज दूसरा रहेगा, जल के अलावे कोई विलयन रहेगा तो अजलीय विलयन, और जल रहेगा तो, अगर आपसे कोई पूछे कि जलीय विलयन किसे कहते हैं तो बता देंगे ना? क्या बोलेंगे? जब जल में कोई विलयन तैयार हुई है तो जलीय विलयन। अजलीय विलयन, जल के अलावे कोई दूसरा विलयन हो, जैसे दूध होगा, घी होगा, डालडा होगा, नहीं तो ये सब रहेगा, तब उसमें मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड रहेगा, टिंचर आयोडीन रहेगा, ये सब कोई घोल दूसरा रहेगा, उसमें अगर कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ है तो वो क्या कहलाएगी? अजलीय विलयन। ठीक है? किसी को दिक्कत? कितने क्वेश्चन देखिए तो टोटल? चले बजे तो 9 नंबर 8 तक क्लियर होना गया सब लोगों को? 9। अब रे बुआ, क्वेश्चन अगला कह रहा तुमसे कि वास्तविक विलयन की किन्हीं 2 विशेषताएं। वास्तविक विलयन हम लोग पढ़े थे कि जब जल में कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तब विलयन बन जाती है। तब विलयन को हम लोग 3 श्रेणी में बांट दिए थे। एक था वास्तविक विलयन, एक कोलाइडी विलयन, एक निलंबन। वास्तविक विलयन में शरबत का उदाहरण दिए थे, कोलाइडी में खून और दूध का उदाहरण दिए थे, निलंबन में हम लोग कीचड़ बालू का मिश्रण हम लोग देखे थे। अब वास्तविक विलयन की गुण, यह एक समांग मिश्रण होता है। वास्तविक विलयन क्या होता है? समांग। जैसे दूध में या चीनी मिला दीजिए या नमक मिला दीजिए, पानी में आप चीनी या नमक मिला दीजिए, तो ऊपर वाली और नीचे वाली विलयन का जो स्वाद होगा वो सेम सेम होगी, नहीं, यानी समांग मिश्रण होता है। कोई दिक्कत? वास्तविक विलयन क्या होता है? यह पारदर्शी होता है, आर पार आपको दिखाई देगी नहीं। दूसरा, इसमें स्कंदन नहीं होता है, स्कंदन नहीं होता है। ठीक है? तो इसमें दूध वाला उदाहरण नहीं लेके पानी वाला लेंगे क्योंकि वास्तविक विलयन है, और जब कोलाइडी वाला रहेगा तो दूध लेंगे। कोई दिक्कत? तो अब समझ गए वास्तविक विलयन के गुण, यह क्या होता है? समांग। इसमें स्कंदन नहीं हो, स्कंदन में समझ रहा है ना कि उसको छोड़ दीजिएगा पेंदी में नहीं जमेगी। और तीसरा यह क्या होती है? पारदर्शी होता है, यानी आर पार दिखाई देगी, शरबत रहेगा। चलिए मेरे शेर, तब बता रहे थे जैसे दूध है नहीं तो उसमें दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा, तो क्योंकि वो कोलाइडी विलयन हो गया। शरबत है उसमें दीजिएगा तो आपको पता चलेगा अंदर की चीज, यानी पारदर्शी होता है वो। इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? असंतृप्त का मतलब संतृप्ति। जैसे देखिए अभी गर्मी का दिन है, सुनिए ना, अभी गर्मी का दिन है, एक गिलास पानी पीजिए, पेट भर जाए लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं हुआ, बाजी मन करता तनी और खींच लेते, लेकिन अंदर जगह ही नहीं रहता है, बड़ा दिक्कत होता है। तो ये हुआ कौन चीज? असंतृप्त। ये क्या हुआ? पी तो लिए लेकिन संतृप्ति नहीं हुई। अर्थात एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, घुलाई जा सकती है, उसे कहते हैं हम लोग असंतृप्त। कोई नहीं समझेगा तो इसे समझा देना। देखिए मेरे भाई, हम थोड़ा सा
1 लीटर जल ले लेते हैं। 1 लीटर क्या लिए? जल। इसमें 10 ग्राम हम चीनी मिला दिए। मिला दिए? अच्छा, चला दीजिए। चल गया, घुल गया? हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा और चीनी डाल के देखिए, घुलेगा? हाँ घुल जाएगा। फिर 10 ग्राम डालिए, घुलेगा? घुल जाएगी। तो ये घुलने की क्रिया जारी है ना, तो ये क्या हमारा असंतृप्त विलयन है। घुलने की क्रिया जारी है तो तब किताब की परिभाषा कैसे लिखेंगे? एक निश्चित ताप पर जब किसी विलय पदार्थों में विलय पदार्थों को और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है तो उसको कहते हैं हम लोग। चलिए अब आगे, अब फिर से कह रहा आपसे 11 नंबर, असंतृप्त और संतृप्त विलयन में अंतर। देखिए, असंतृप्त और संतृप्त विलयन में तो वैसा विलयन, पहले 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 असंतृप्त, अभी वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है तो उसको कहते हैं हम लोग असंतृप्त। क्लियर? अब चलिए, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो वैसी विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा, क्या, जैसे 1 लीटर जल लिए, 1 लीटर जल लिए, इसमें 10 ग्राम क्या मिला दिए? चीनी। घुल गई? हाँ घुल गई। फिर 10 ग्राम चीनी मिलाइए, घुल गई? हाँ घुल गई। फिर 10 मिलाइए, घुल गई? हाँ घुले। घुलने की क्रिया जारी है तो कौन हुआ? असंतृप्त। अब 10 ग्राम दिए, अब घुलना क्या हो गई? चला के देख लेते हैं। नहीं घुला तो क्या हो गया? अभी संतृप्त हो गया। अब बिल्कुल संतुष्ट हो गया। है? निश्चित ताप पर विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है उसे असंतृप्त कहते हैं। घुलाई जा सकते हैं ना, गड़बड़ा गया ना थोड़ा सा लिखने में। अच्छा चलिए छोड़िए, चलिए चलिए कोई बात नहीं। अब हम बता दिए, वही ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अति संतृप्त विलयन क्या है? चलिए, अति संतृप्त क्या है? तो अति का मतलब हुआ माने बहुत ज्यादा। अति का मतलब बहुत ज्यादा, यानी वैसा विलयन जिसमें ताप बढ़ाने या ताप घटाने, ताप बढ़ाने या ताप घटाने के बाद भी जब और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सके तो उसको कहेंगे अति संतृप्त। नहीं समझे? समझिए, एक साधारण ताप पर, अभी कमरे का ताप पर हमने 1 लीटर जल लिया, ले लिए, इसमें हमने चीनी डाला, घुल गई। थोड़ा सा और चीनी डालिए, घुल गई। अब थोड़ा सा और डालिए, घुल गई। तो अभी क्या है? असंतृप्त है। अब थोड़ा सा और डालिए, अब घुल रही है? नहीं घुल रही है। तो नहीं घुलना यानी घुलना बंद हो गया तो क्या हो गया? संतृप्त। चलिए, इतना तब समझ गए। अब इसको ठंडा करके देखते हैं, तो घुलेगी? नहीं घुलेगी। अब इसको गर्म करके देखते हैं, घुलेगी? हाँ घुलना शुरू हो जाएगा। तब गर्म करेंगे कि घुलना शुरू हो जाएगी? क्या? तो अभी अति संतृप्त नहीं हुआ। अब ऐसा कोई विलयन लीजिए जो गर्म करेंगे तो भी या ठंडा करेंगे तो भी विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घुलेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अति संतृप्त। समझ में आई बातें? गर्म करने या ठंडा करने के बाद भी घुलने की क्रिया शुरू नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? किसी को दिक्कत? चलिए आगे, किसी पदार्थ की विलयता की परिभाषा। विलयता का मतलब घुलने की क्रिया। विलयता का मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ जितनी मात्रा घुलती है उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं? विलयता। जिस ताप पर जितनी कोई पदार्थ घुलती है ना तो वह उसकी क्या कहलाती है? जैसे अभी आपने देखा कि हमने जल दिया, हमने क्या दिया? जल दिया। कमरे के ताप पर हमने उसमें क्या किया? कमरे के ताप पर हमने क्या किया? उसमें चीनी मिलाया, घुल रही है। फिर कमरे के ताप पर जल मिला, चीनी मिलाया तो घुल रही है। लेकिन ताप बढ़ा देने के बाद, ताप बढ़ा देने के बाद अगर वह घुलना और थोड़ा ज्यादा तेज कर दिया तो इसका मतलब उसकी विलयता बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो विलयता का मतलब हुआ जिस ताप पर कोई पदार्थ की मात्रा जितनी घुलती है वह उसकी क्या कहलाती है? जिस ताप पर कोई पदार्थ जितनी मात्रा घुलती है उसे उस पदार्थ की विलयता। इस पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, हमने बताया था। ताप बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगी, दाब बढ़ेगी तो विलयता बढ़ेगी। घटने पर घटती है, बढ़ने पर नहीं बढ़ती है। जैसे अभी अभी मान लीजिए घुलना बंद हो गया, अतनी गर्म किए तो क्या होने लगी थी? घुलने लगी थी। तो जैसे ताप बढ़ाते हैं तो घुल जाती है,
चलिए, तो ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, तो लिखेंगे हाँ पड़ता है। अब आगे सुनिएगा ध्यान से, 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं। दो अलग अलग परख नली में एक में नमक और एक में जल के संतृप्त और असंतृप्त विलयन है, कैसे पहचान करेंगे? देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा गर्मी है, मजा नहीं आता है पढ़ाने में, बहुत बेचैनी आ जाती है नहीं जी। अच्छा क्या करिएगा, थोड़ा सा गर्मी का दिन है। मान लीजिए आपके पास, सुनिए ना, एक पेन देना तो। जैसे देखिए हमारे पास ये दो परख नली, समझिए इसको परख नली समझिए। एक में संतृप्त विलयन है और एक में असंतृप्त विलयन है, हमने दिया है आपको, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है। हो गया, दो परख नली है, दोनों में नमक का संतृप्त और असंतृप्त है, इसमें संतृप्त है इसमें, लेकिन आपको पता नहीं है जो कौन है, तो कैसे पहचानोगे? तो कुछ नहीं, देखिए दोनों में क्या करेंगे, दोनों में एक एक चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डाल दिए और दोनों को अब चला दीजिए, तो जिसमें घुल गया वो क्या हो गया? असंतृप्त विलयन। जिसमें नहीं घुला वो क्या हो गया? क्लियर? आसान है क्या जी? क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे वहां पर दो परख नली है, दोनों परख नली में बारी बारी से एक एक चम्मच और नमक, साधारण नमक डाल देंगे और दोनों को हम लोग चला देंगे। चलाने के बाद देखेंगे कि जिसमें घुल गया है तो उसको कहेंगे कि ये असंतृप्त विलयन है, आज जिसमें चलाने के बाद भी नहीं घुला तो समझ जाएंगे। किसी को दिक्कत? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नंबर नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन क्या है? रे बुआ, कोलाइडी विलयन पूछता है, तो वैसे विलयन जिसमें विलयन के कण जो है उसका स्कंदन नहीं होता, वह अपारदर्शी होता है। नहीं, जैसे दूध, तो दूध देखिए नीचे का चीज दिखाई पड़ेगा, एक डोल दूध है और नीचे में हम एगो सोना का सिक्का रख दिए, है ना। आज जफर से हम पूछते हैं कि बताओ तो इसके पेंदी में क्या है, तो कहा कुछ नहीं है, क्या? और उसमें अंदर में क्या रख लेते हम, इसको पते नहीं चला, एक डोल खरीद लेता तो फायदे फायदा होता। चलिए, यानी कि क्या है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, तो वह अपारदर्शी, वो क्या हो गया? चलिए, दूध को छोड़ देंगे तो क्या जमेगी? क्या जमती है दूध? नहीं जमती है, यानी वो आपको ना उसके कण जो है बैठते नीचे पेंदी में नजर नहीं आएगी, तो ये क्या हो गया? यानी कि वैसे विलयन जिसके विलयन के कण में स्कंदन नहीं होता वह अपारदर्शी होता है ना, और यह छन्ना पत्र को आर पार कर जाती है। छान के देखिएगा तो क्या होगा? छान के देखिए तो क्या होगा? दूध हाफ पानी सब नीचे आ जाएगी ना जी, तो उसके कण रुकेंगे उसमें नहीं, तो ये क्या हो गया? कोलाइडी विलयन। कौन विलयन? तो कोलाइडी विलयन में माथा में दिमाग में लक्ष्य रखिएगा, कौन कौन? तो खून दूध, खून दूध। तो जमता है तो दही बनता है ना जी, वो जमना अलग है। और जमने का मतलब ऐसे, ए बउआ, जमने का मतलब स्कंदन, स्कंदन का मतलब छोड़ देंगे तो कन पेंदी में बैठ जाएगा। जैसे मिट्टी ले लीजिए, आप पनिया मिला दीजिए, सुनिए ना, उसको उसको छोड़ दीजिए, तो तनी की देर बाद देखिएगा उसका सब मिट्टी बालू सब क्या हो जाएगी पेंदी में। ये स्कंदन हो गया, इसको कहते हैं जमना, ठीक है अपने हिसाब में। और दूध से दही बनना वो अलग चीज है। अब आगे चलेंगे, निम्नलिखित के प्रत्येक के एक एक उदाहरण, निम्नलिखित के प्रत्येक के एक एक उदाहरण। तब पायस का उदाहरण कौन होगा? उदाहरण देना है, तो पायस का उदाहरण, जेल का उदाहरण, एरोसोल का उदाहरण, झाग का उदाहरण। हो गया, ये उदाहरण लिखना है, सीधे नाम हो जाएगी क्लियर। किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिए। विशेष के लिए जय हिंद, जय भारत।